हाँ बच्चों, आप लोगों को जैव प्रक्रम से एक प्रक्रिया शुरू की गई थी, पोषण। और पोषण को बताया गया था कि दो तरह का मुख्य रूप से पोषण है, स्वपोषण और परपोषण। तो स्वपोषण में बताया गया था कि जैव जगत के वे वनस्पतियाँ जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है वे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना पोषण स्वयं करती हैं। और दूसरा था परपोषण, उसमें बताया गया था कि विभिन्न प्रकार के जंतु जो हैं वह विभिन्न तरीकों से भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। तो उसमें आपको परपोषण की विधियों को बताते हुए जंतु पोषण में मनुष्य का उदाहरण देकर के आपको समझाया गया था। और ये स्पष्ट किया गया था कि जंतु पोषण में 5 व्यवस्थाएं होती हैं: भोजन का अंतःग्रहण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण, स्वांगीकरण और अपच पदार्थ का शरीर से बाहर निकालना, बहिक्षेपण। इसका अध्ययन आपको दिया गया था। आज का टॉपिक है कि पौधों में पोषण की क्रिया कैसे होती है। तो सामान्य रूप से देखा जाए, अगर ये कोई पौधा है तो इसे नीचे जो है जड़ से लगा होता है, इसका ऊपर वाला भाग जो होता है वह तना होता है, ये पत्तियां हैं, इस तरह से उसके अंदर पत्तियां हैं और ये प्रकृति में खिला हुआ है। और प्रकृति में बताया गया कि ऊर्जा का स्रोत जो है सूर्य है। पूरे संसार में ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, लेकिन हम जंतु उस ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। हमें भोजन लेने की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये वनस्पतियां जो होती हैं इस सूर्य से आने वाली ऊर्जा को संग्रहित करती हैं। और कौन करता है? ये पत्तियों में पाए जाने वाला क्लोरोफिल करता है। क्लोरोफिल वनस्पतियों में पाए जाने वाला पर्णहरिम, या इसी को कहते हैं क्लोरोफिल पर्णहरिम। और प्रकृति से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जमीन से क्या लेता है? जल। इस तरह से आप देख रहे हैं कि वनस्पतियों या पौधों के सभी हरे भाग सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा अपना भोजन बनाने की क्रिया करते हैं। पौधों के पोषण की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसका अंग्रेजी शब्द है सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है किरण, प्रकाश किरण, और सिंथेसिस का मतलब संश्लेषण। यानी यह क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। प्रकाश की उपस्थिति में जो क्रिया हो रही है उसे प्रकाश संश्लेषण कहा गया। लेकिन यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल और केवल हरे पौधों में होती है। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण का एक सूत्र लिखा जाए तो आपको ये होगा कि 6CO2 + 6H2O इक्वल सूर्य का प्रकाश। और पौधों के हरे भागों में पर्णहरिम होता है। पर्णहरिम की उपस्थिति में इस कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का निर्माण होता है। C6H12
O6 ग्लूकोज का निर्माण होता है। और साथ साथ यह जो है एक गैस निकल रही है जो कहेंगे O2। इस तरह से देख रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण का एक समीकरण हमें प्राप्त हुआ 6CO2 + 6H2O इक्वल प्रकाश और पर्णहरिम के साथ क्रिया होती है तो उत्पाद में बन रहा है आपका भोज्य पदार्थ ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रही है जो वातावरण को शुद्ध करती है। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि पौधों में पोषण की क्रिया किस क्रिया के द्वारा होती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा होती है। अब यहाँ एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कौन कौन कारक आवश्यक हैं? तो उसमें देखिए, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है जल, तीसरा है प्रकाश, चौथा है पर्णहरिम। अब ये चार चीजें होंगी तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी या पौधे अपना भोजन स्वयं बना पाएंगे। अब ये चारों चीजें मिल करके क्या बनाती हैं? तो ये भोज्य पदार्थ बनाती है। ये क्या है ग्लूकोज? भोज्य पदार्थ। हम लोगों के लिए यह हो गया भोज्य पदार्थ। यही भोज्य पदार्थ पौधे जो है विभिन्न रूपों में हम लोगों को उपलब्ध कराते हैं, चाहे वह कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट हो, ग्लूकोज हो, या प्रोटीन हो, वसा हो, फल हो, फूल हो, अनाज हो, तमाम भोज्य पदार्थ जितने भी होते हैं ये पौधे हम लोगों को गिफ्ट रूप में प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य की रासायनिक ऊर्जा को, सूर्य की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और यही नहीं करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ये देखिए जो वायुमंडल की विषाक्त गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, यह परिवर्तित कर देते हैं ऑक्सीजन में। यानी पौधे जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण हैं। वह अपना भोजन तो बनाते ही हैं, हमारे अन्नदाता तो हैं ही, उसके साथ साथ प्रकृति का भी जो है संरक्षण करते हैं, प्रकृति की विष जो है पीते हैं और हमें जो है प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। तो आइए हम देखें कि यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये जो मंड बन रहा है, भोज्य पदार्थ बन रहा है, और निकलने वाली गैस जो है ऑक्सीजन कैसे निकलती है। तो हम प्रयोग करेंगे कि सिद्ध करेंगे कि पौधे अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा करते हैं, जिसे आप लोगों ने अच्छे ढंग से समझा। अब देखा जाए कि यह मंड और ऑक्सीजन दो चीज़ें उत्पाद की तरफ लिखी हुई है, अभिकारक की तरफ है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश और पर्णहरिम। इस तरह से इस पौधों के पोषण से हमें 6 प्रयोग मिल रहे हैं। एक प्रयोग ये हो सकता है कि सिद्ध करिए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। दूसरा प्रयोग हो सकता है कि सिद्ध करिए कि प्रकाश संश्लेषण में मंड का निर्माण होता है, यानी ग्लूकोज बनता है, भोज्य पदार्थ बनते हैं। और 4 प्रयोग अभिकारक पक्ष से हो सकते हैं कि सिद्ध करिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, सिद्ध करिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जल आवश्यक है, सिद्ध करिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है, और सिद्ध करिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरिम आवश्यक है। जैसा कि आपको प्रकाश संश्लेषण में पढ़ाया गया कि जब तक ये चारों
कंपोनेंट उपलब्ध नहीं होंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती है। यानी प्रकाश संश्लेषण के होने के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, पत्तियों तक जल पहुंचना और पत्तियों में क्लोरोफिल का होना और सूर्य का प्रकाश का होना, ये चारों चीज़ें होती हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है और मंड बनता है। साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह पूर्ण रूपेण परिवर्तित हो जाती है ऑक्सीजन में। हमने बताया कि पौधे हमें भोज्य पदार्थ ही नहीं देते हैं, वह प्रकृति को हम लोगों के रहने योग्य भी बनाते हैं। इस प्रकार पौधे जो है आपके वातावरण का, पर्यावरण का शुद्धिकरण भी करते हैं। तो आइए हम देखते हैं, यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह परिवर्तित होकर के वायुमंडल की प्राण ऑक्सीजन निकलती है। इसके प्रयोग के लिए हम लोग एक बीकर लेते हैं, जल और एक जली पौधा, परख नली, ये तो हमारे उपकरण हो गए। जैसे इस व्हाइट बोर्ड पर ये उपकरण लगाए गए हैं, बीकर के अंदर हम थोड़ा पानी ले लेते हैं, उसमें एक उल्टी फनेल लगा देते हैं और उस फनेल के अंतर्गत जो है हाइड्रिला, एक शैवाल जली पौधा के रूप में रखा जाता है और फनेल के ऊपर एक उल्टी टीप लगा देते हैं और इस पूरे ऑपरेटस को हम वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश में बाहर रख देते हैं। अब देखिए, यह पौधा जो है हरा है, इसलिए इसमें पर्णहरिम है। सूर्य के प्रकाश में रखा हुआ है तो प्रकाश मिल जा रहा है, जल के अंतर्गत है तो जल मिल जा रहा है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसे प्राप्त होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण होने वाले जो चारों कंपोनेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश और पर्णहरिम, यह इस उपकरण को मिल रहा है। कुछ घंटों के बाद हम अवलोकन करते हैं तो देखते हैं कि छोटी छोटी बूंदें जो है वह उठना प्रारंभ होती हैं। तो निश्चित रूप से ये स्पष्ट हो रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो होना शुरू हो गई है, लेकिन यह निकलने वाली गैस जो बूंद के रूप में, बुलबुले के रूप में निकल रही है, यह बुलबुला किस गैस का हो सकता है, इसका तो परीक्षण करना ही होगा। कुछ देर प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद हम इसके परीक्षण पर आते हैं और यह गैस ऊर्ध्वाधर जो है ऊपर परखनली में एकत्र हो जाती है। अब इस गैस के परीक्षण के लिए बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया अपनाते हैं कि सावधानी से उस परखनली को हम लेते हैं और उस परखनली के पास, एज्यूम दैट यह आपकी परखनली है, इस परखनली के पास अगर हम जलती हुई तीली ले जाते हैं, जो तीली, सुलगती हुई तीली ले जाते हैं और इस गैस के प्रभाव से वह जल उठती है, तो ये स्पष्ट होता है कि निश्चित रूप से जलने में सहायक गैस ऑक्सीजन ही है और इस परखनली में जो एकत्र गैस हुई थी वह गैस ऑक्सीजन है। तो सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में केवल वातावरण को शुद्ध करने वाली गैस ऑक्सीजन निकलती है। इसीलिए हम लोगों के जीवन के साथ पेड़ पौधों का भी जीवन नितांत आवश्यक है। मनुष्यों का जीवन तभी तक है जब तक उसके चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। तो इस तरह से यह सिद्ध हुआ कि प्रकाश संश्लेषण से निकलने वाली गैस जो है वह ऑक्सीजन गैस है। बच्चों, आपने सिद्ध किया कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। अब उत्पाद पक्ष का एक और प्रयोग है और यह प्रयोग बेस है आपके अभिकारक पक्ष के चारों प्रयोग को करने के लिए, क्योंकि आपको ये सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो मंड बनता है, और मंड बनता है कि नहीं बनता है इसे आइए इस प्रयोग से सिद्ध किया जाए। प्रयोग का टॉपिक है सिद्ध करना कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मंड का निर्माण होता है।
इसे सिद्ध करने के लिए आपको मंड का परीक्षण जानना चाहिए कि मंड का परीक्षण कैसे करते हैं। मंड का परीक्षण करने के लिए, किसी भी प्रयोग को करने के लिए पहले उपकरण की जरूरत होती है। जैसा कि पिछला प्रयोग आप किए हैं तो उसमें उपकरण देखे हैं। इसमें क्या उपकरण हमको चाहिए? उपकरण एक चाहिए, एक छोटा गमले में लगा हुआ पौधा चाहिए। आपको आयोडीन चाहिए रिएजेंट के रूप में सिद्ध करने के लिए। एल्कोहल चाहिए, एक बीकर चाहिए, स्ट्रीट लैम्प चाहिए। बहुत साधारण चीज़ें हैं जिनको आसानी से आप जो है अपने अगल बगल से एकत्र कर सकते हैं। अब सबसे इसमें प्रमुखता में बताए हैं कि एक गमले में लगा हुआ छोटा पौधा चाहिए। अब क्यों नहीं हम बड़े पेड़ को ले रहे हैं? क्योंकि हमें पहले मंड विहीन पौधे को करना है। मंड विहीन आप पेड़ पौधों को उखाड़ करके तो करेंगे नहीं। छोटा गमला में लगा पौधा रहेगा तो उसे आप 36 घंटा 48 घंटा अगर अंधेरे में रख देंगे तो उसके अंदर जो मंड बना रहेगा वह पौधा अपने जीवन की क्रियाओं में सीधे धीरे धीरे कंज्यूम कर लेगा, उपयोग कर लेगा। जैसे अगर आपको 2 दिन अगर किसी कमरे में बंद कर दिया जाए तो आप भोजन विहीन हो जाएंगे, क्योंकि आप कार्य नहीं भी करेंगे तो आपके जीवन में लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत जितनी क्रियाएं होती हैं वह सबको करने में ऊर्जा खर्च होती है। तो जो आप भोजन के लिए रहेंगे वह भोजन जो है धीरे धीरे ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर के, और हो सकता है कि अगर 2 दिन 3 दिन रख दिया जाए तो आप बेहोश भी हो सकते हैं भोजन पानी के बिना। वही स्थिति पौधों की भी है। अगर 48 घंटा पौधे को उठा करके अंधेरे में रख दिया गया तो प्रकाश नहीं मिल रहा है, तो प्रकाश की उपस्थिति में आपको पहले पढ़ाया गया है कि अगर चारों कंपोनेंट्स में से, चारों घटक में से कोई भी अगर एक अनुपस्थित होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। तो अंधेरे में रखे हैं तो प्रकाश नहीं मिल रहा है, इसलिए पौधा जैव होते हुए भी उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उस अंधेरे वाले भाग में नहीं हो रही है। तो जो पहले से मंड है वह मंड उसका समाप्त हो गया है। अगर उसकी एक पत्ती को तोड़ करके और उस पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाए और उबाल करके उस पर आयोडीन की बूंदें डाला जाए तो उस पत्ती का रंग बदलता नहीं है, क्योंकि एल्कोहल में जो ही उबालेंगे तो वह पत्ती जो है रंगहीन हो जाती है, और एल्कोहल की बूंदें डालेंगे तो वह रंगहीन ही रह जाती है। यानी ये स्पष्ट हो रहा है कि 48 घंटे अंधेरे में रखने से पौधे के अंदर मंड जो है अब रह नहीं गया है। अब उस पूरे एपरेटस को, अंधेरे वाले पौधे को उठा करके आप कहाँ रख दें? वातावरण में प्रकाश की उपस्थिति में रख दें। तो प्रकाश की उपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण का समीकरण बताया गया कि वायुमंडल से वो ले लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से यानी गमले में लगा हुआ पौधा है तो उसे जड़ से उसे जल मिल रहा है, वायुमंडल में आ गया तो उसे प्रकाश भी मिल रहा है। तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश, और पौधा जो है वह इस मिट्टी में लगे हुए इसके अंदर पाए जाने वाले जल को ले लिया, प्रकाश को ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया, और पौधे के अंदर स्वयं क्या है? पर्णहरिम, पत्तियां हरी हैं तो इनके अंदर क्या है? पर्णहरिम, पर्णहरिम क्लोरोफिल है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो आप पौधा रखे उसमें ये चारों चीजें उपस्थित हैं। अब देखा जाए कुछ घंटों के बाद, कम से कम 7, 8, 10 घंटे उसको छोड़ दीजिए यथावत, और फिर वही मंड परीक्षण की प्रक्रिया दोहराइए। इन चारों परिस्थितियों के अनुसार 7, 8 घंटे छोड़ने के बाद गमले में लगे पौधे की एक पत्ती को तोड़िए। जैसे अंधेरे वाली पत्ती को तोड़े थे उसी तरह से गमले में लगे एक पत्ती को तोड़िए और उस पत्ती को एल्कोहल में उबालिए। जब ही एल्कोहल में उबालेंगे तो उसका पर्णहरिम जो है एल्कोहल में सॉल्युबल होता है, तो पत्ती क्या हो जाएगी? रंगहीन हो जाएगी। और उसके बाद फिर उस पर आयोडीन की बूंदें डालेंगे तो आप देखते हैं कि पूरी की पूरी पत्ती काली पड़ जाती है, जिससे यह सिद्ध होता है
कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई और उस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के कारण मंड का निर्माण हुआ है। इस तरह से ये जो दो प्रयोग आपको उत्पाद के पक्ष के बताए गए कि पौधे जो है पोषण क्रिया के द्वारा या प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा हमें विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ देते हैं और ऑक्सीजन के द्वारा वातावरण का शुद्धिकरण करते हैं। तो इस तरह से उत्पाद पक्ष के दोनों प्रयोगों को हम लोगों ने पौधों के पोषण के साथ स्पष्ट किया। अब अगले दिन आप लोग पढ़ेंगे कि सिद्ध करिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है, सिद्ध करिए जल आवश्यक है, सिद्ध करिए प्रकाश आवश्यक है और सिद्ध करिए कि पर्णहरित आवश्यक है। यह प्रायोगिक में भी काम करेगा और आपको अध्ययन के लिए भी आवश्यक है। इस तरह से हमें पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग प्रकाश संश्लेषण या पौधों में पोषण समझ गए होंगे और इन प्रयोगों के माध्यम से ये स्पष्ट कर लिए होंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोज्य का निर्माण होता है, पर्णहरित मंड बनता है और वातावरण का शुद्धिकरण होता है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। धन्यवाद।